नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष राठौड़ और हम देख रहे हैं आज महिला उत्पीड़न और बाल अपराध का जो तीसरा भाग है उसके बारे में। दोस्तों, आप यदि यही वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने वीडियोज़ हैं वो देखें। और इसके जो तीसरा पार्ट है आज ये चल रहा है आज। तो विशेषकर ये कांस्टेबल का जो नया सिलेबस है उसमें शामिल किया गया है इसको, और हम पिछले 2 वीडियो से इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं। दोस्तों, आज है दहेज और इससे संबंधित जो धाराएं हैं वो दहेज निषेध, दहेज होता क्या है, क्या अधिनियम है, क्या सजाएं हैं, वो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दहेज क्या है तो आप देखेंगे इसकी जो परिभाषा यदि आप देखें तो प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा या उसे देने की सहमति। या तो प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ हमने दे दी, यानी कि जो लड़की है उसके लिए दी गई है जब शादी होती है तो, या फिर परोक्ष रूप से यानी कि प्रत्यक्ष किसी के सामने ना देके उसको परोक्ष रूप से दी गई है, या फिर उसका आश्वासन दिया गया है, सहमति दी गई है कि अभी नहीं तो बाद में दे दी जाएगी, यानी कि उसकी सहमति दी गई है। ये भी है उसमें प्रतिपूर्ति, सुरक्षा या उसे देने की सहमति। तो ये क्या कहलाती है, ये किस चीज़ में आएगा, दहेज के अंतर्गत। दहेज निषेध अधिनियम 1961 या संशोधित जो है 1986 का, इसकी जो धारा है वो हम आगे पढ़ेंगे और डीपली। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज अधिनियम 1984 और 86 यानी कि 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन दोनों में सहयोग करना क्या माना गया है, अपराध माना गया है। दहेज को बिल्कुल से अपराध माना गया है। अब इसकी सज़ा क्या है तो थोड़ा सा तो हम यहाँ देखते हैं, फिर हम जब पर्टिकुलर धारा देखेंगे तो उस धारा के अंतर्गत हम एक एक का वर्णन करेंगे। तो देखिए, दहेज लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना है इसके अंतर्गत। दहेज लेने देने के लिए उकसाने पर 6 माह का अधिकतम कारावास और 5,000 रुपये जो है उसका जुर्माना है। संशोधित जो अधिनियम है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 10 साल की कैद इसके अंतर्गत हो गई। और आर्थिक दंड जो है 10,000 रुपये, यहाँ पे दोस्तों ये 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये कर दिया गया। या फिर या तो ये है, या फिर जो ली गई या फिर दी गई या मांगी गई जो रकम है। अब इससे क्या तात्पर्य है, ली गई यानी कि जो दहेज में ली गई रकम है, यदि वो 15,000 से ज़्यादा है तो वो दंड होगा, या फिर जो दी गई है तो वो रकम यदि 15,000 से ज़्यादा है तो वो उसका दंड होगा। या अभी ली या दी नहीं गई लेकिन सिर्फ मांगी गई है तो वो रकम उसका दंड होगा। ये ध्यान रखिएगा, 15,000 रुपये या फिर ली गई, दी गई या जो मांगी गई रकम है, इन तीनों में से जो भी, तीनों चारों में से जो अधिक है वो अधिक उसका आर्थिक दंड होगा। ध्यान रखिएगा, आर्थिक जो उसका भार होगा, आर्थिक जो दंड होगा, जो सज़ा होगी, वो सज़ा इन तीनों चारों में से जो सबसे अधिक होगा वो होगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 क्या है तो दहेज को, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा है 3 और 4, वो दहेज को लेना, दहेज देना, लेना और दहेज लेन देन के लिए उकसाना, वर वधू के माता पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना, ये इसके अंतर्गत आती है 3 और 4 के अंतर्गत, जो हम आगे और अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए 498 ये जो धारा है ये किस काम में, तो निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न, या तो उस पर कोई ज़्यादा प्रताड़ना की जा रही है, दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया जा रहा है महिला का, तो उसके लिए धारा 498A। 304B, यदि किसी महिला की विवाह के 7 वर्ष की अवधि के दौरान में यदि असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, यदि कोई जो महिला है वो विवाह के 7 वर्ष के अंदर अंदर ऐसी स्थिति में मरती है, यानी उसका मृत्यु हो जाती है, असामान्य उस परिस्थिति में यदि वो पाई गई है, और जब उसकी तहकीकात किया जाए तो यह सिद्ध हो जाए यदि कि उसे मरने से पहले, मृत्यु से पहले किसी भी समय उससे दहेज मांगा गया था, तो फिर 304B उसमें लागू होगी, और इसमें कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की जो सज़ा है वो सज़ा लागू होगी। यानी कि शादी होने के 7 वर्ष का जो समय है उस समय के अंदर अंदर यदि कोई स्त्री असामान्य परिस्थितियों में मृतक अवस्था में पाई जाती है और ये सिद्ध हो जाता है
कि मरने से पहले इससे कभी भी दहेज की मांग की गई थी तो उसमें 7 वर्ष या अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा उसको जो दोषी है उसको भुगतनी पड़ेगी। फिर धारा 306, उत्पीड़न से यदि तंग आकर महिलाएं आत्महत्या के लिए यदि उसको प्रेरित किया गया तो उस पर धारा 306 लगती है। दोस्तों ये सभी धाराएं इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आप देखेंगे तो इन धाराओं को नोट भी करना आप लोग, और थोड़ी सी व्यवस्थित आप सुन के इसको करेंगे समझेंगे तो याद हो जाएगी। अधिनियम से जो जुड़ी और जो धाराएं हैं, अब धारा यहाँ से आप देखिएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं, धारा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो क्या क्या है देखिए, धारा 1 इसमें क्या है तो नाम एवं विस्तार, ये जो दहेज वाली बात है उस दहेज का इसके अंतर्गत लिया गया है। नाम और विस्तार, इसका जो विस्तार है इस धारा का वो 1 जुलाई जो 1961 है उसमें ये पूरे भारत में ये धारा लागू हो गई। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थी लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी है, तो क्योंकि अब सब जगह एक ही जो कानून है वो लागू कर दिया गया अब 370 और 35 से हटने के बाद में। तो ये 1961 की जो धारा है ये इसका जो विस्तार है वो विस्तार बताया गया था, तो विस्तार पूरे भारत में, पहले तो कुछ जो एरिया है उसको छोड़ के बताया गया था। अब धारा 2, दहेज का मतलब कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमति देना। ये जो 2 धारा है वो क्या है, इसका मतलब समझा रखा है। दहेज का मतलब क्या होता है, तो या तो संपत्ति देना या कोई बहुमूल्य चीज़ देना, या तो वो प्रत्यक्ष रूप से देना है, सबकी निगाहों के सामने दे देना, या उसके सबकी निगाहों से छुपा के देना, विवाह के पहले दे देना या फिर उसके समय देना, विवाह के समय या फिर बाद में। तो ये सब उसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, दहेज के अंतर्गत आता है। देखिएगा, विवाह के समय दें तब भी दहेज है, सगाई हो गई उस समय दें तो भी दहेज, और उसके बाद में दिया गया तब भी दहेज माना जाएगा इसको। धारा 3 क्या है, दहेज लेने या देने का अपराध, यदि ऐसा अपराध किया जा रहा है किसी के द्वारा लेने या देने का तो 5 वर्ष कम से कम सजा उसकी, और दंड कितना होगा 15,000। अभी मैंने पहले आपको बताया था तो ये 15,000 पहले आ चुका है ये पॉइंट। तो 15,000 या फिर ली गई जो दहेज की रकम है वो, या फिर दी गई दहेज की रकम वो, या फिर जो मांगी गई है वो, इन सब में जो सबसे ज़्यादा है वो सज़ा अर्थदंड के रूप में उसको आर्थिक रूप में दंड के रूप में दोषी को दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। यदि जैसे मान लीजिए किसी ने दहेज 12,000 ही लिया, मान लीजिए ऐसा है, तो उसको 15,000 रुपये अर्थदंड लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। और किसी ने मान लीजिए 20,000 रुपये की दहेज की कोई रकम या फिर इस तरीके से कोई चीज़ दी तो उस पर 15,000 मान्य नहीं होगा, उस पर क्या मान्य होगा 20,000, जो ज़्यादा है वो उस पर मान्य होगा। फिर धारा 4 जो है, दहेज की मांग के लिए जुर्माना, इसके अंतर्गत क्या है, दहेज की मांग के लिए जुर्माना, दहेज देना, दहेज लेना, दहेज लेने और देने के लिए उकसाना एवं वधू के माता पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना है। सीधे नहीं मांगना और उसको इनडायरेक्टली किसी तरीके से दहेज के लिए बात करना, तो इसमें जो उकसाने वाला है वो भी शामिल हो जाता है। तो 6 माह से 2 वर्ष की जेल इसमें है और 10,000 रुपये का जुर्माना है। जो ले रहा है और दे रहा है वो उसका तो पहले जो धारा है उसके अंतर्गत आ गया। जो उकसा रहा है, जो इस बात को उकसाने के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए ये लागू हुआ 6 माह से 2 वर्ष की जेल। फिर धारा 4A, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव यदि दिया जाता है, यानी कि शादी के लिए अखबार में वो प्रकाशित कर रहा है कि मैं ये दहेज दूंगा और शादी कीजिए, या फिर ये दहेज दूंगा या लूँगा, दोनों में से जो भी, तो उस स्थिति में यानी कि मीडिया या प्रकाशन के माध्यम से वो प्रचारित कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको 6 माह से लेके 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है धारा 4A में। ये प्रकाशन की धारा आप याद रखिएगा। इसमें यदि वो प्रकाशित कर रहा है, मौखिक रूप से मांग रहा नहीं, वो बिल्कुल इश्तेहार दे रहा है उसमें दहेज के लिए, तो उसमें 6 माह से 5 वर्ष की सज़ा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लागू होगा। फिर धारा 5, मान लीजिए किसी ने करार किया कि यदि शादी टूट जाएगी और ये जो हम दहेज दे रहे हैं वो
हमने इतना दहेज दिया या दहेज लिया, जो भी एक करार होता है, स्टाम्प पे भी चाहे वो लिखा हुआ है, और वो वहाँ पे कोर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं कि इतना दहेज मैंने दिया है या लिया है या इस तरीके से, और वो फैसला करवाना चाहते हैं, तो वो जो करार है वो बिल्कुल शून्य होता है। दहेज का जो करार है वो करार माना ही नहीं जाता है, क्योंकि जब दहेज देना ही अपराध है तो उसका करार कोई मायने नहीं रखता है। तो ये दहेज लेन देन का जो करार है वो करार शून्य है। हालांकि जो मेहर की जो रकम घोषित की जाती है मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत, वो इससे बाहर रहे, वो अलग चीज़ हो गई। इसमें जो शुद्ध जो दहेज की बात हो रही है, वो अगर लेन देन का करार है तो वो करार इसमें शून्य माना जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब अगला जो धारा है, अगली धारा 6, कोई भी दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना। इस धारा में ये बताया गया कि मान लीजिए दहेज दे दिया, और वो 6 नंबर की जो धारा है, धारा 6, कोई दहेज दिया और वो दहेज किसके लिए दिया था? उस लड़की के लिए, उस महिला के लिए जिसकी शादी हो रही, कि वो उसका उपयोग करे। यदि उस दहेज को कोई और उपभोग कर रहा है, और कोई उपभोग कर रहा है, और वो इस बात पे केस लगाती कि मेरा जो दहेज आया या फिर मेरे लिए जो सुविधा के लिए जो साधन आया वो उसका कोई दूसरा उपयोग कर रहा है, या फिर उसने धारण कर लिया है, तो उसको सज़ा कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष, और जुर्माना जो है 5 से 10,000 तक का जुर्माना उस पर लागू हो सकता है। धारा 7 जो है, एमएम या जेएमएफसी कोर्ट विचार करेगा। क्या विचार करेगा? यदि मान लीजिए उनको कहीं से ऐसी सूचना मिलती है कि दहेज किसने लिया या फिर दिया, या फिर कोई प्रताड़ित हो रहा है, तो वो अपनी जानकारी उनको मिलती है, तो अपनी जानकारी में यदि कहीं से आता है, चाहे पुलिस रिपोर्ट से आता है, चाहे व्यतीत के माता पिता से आता है, रिश्तेदार से, या फिर मान लीजिए कोई एनजीओ उनको अवगत कराता है मजिस्ट्रेट को कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो फिर वो इस धारा 7 में वो संज्ञान ले सकते हैं, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं कि इसने वास्तविक दहेज लिया या नहीं लिया, या दिया या नहीं दिया, और उसको क्या इसका सज़ा दे सकते हैं। तो ये जो मजिस्ट्रेट है वो स्वतः संज्ञान इन लोगों के द्वारा यदि उनके पास जाया जाए तो वो इसका संज्ञान ले सकते हैं। फिर देखिए धारा 8, अपराध संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होंगे। इसके अंदर जो अपराध है वो क्या होगा? अजमानती, अशमनीय, क्षमा वाले नहीं है ऐसे अपराध धारा 8 में। धारा 8 है, घटना के 1 वर्ष के अंदर यदि शिकायत होती तो वो इसके अंदर। 8 भी, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति इसके अंतर्गत होती है। तो ये मेन जो धाराएं थी वो आपके समक्ष प्रस्तुत है इसमें दहेज के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एक आपकी नॉर्मल जानकारी के लिए भी अच्छे से टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप जो वीडियोज़ हैं उनको बार बार देखेंगे और सुनेंगे इनको, ताकि आपकी जो सामान्य जानकारी है वो भी एक दुरुस्त हो। और यदि आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं कांस्टेबल का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में ये आपकी धाराएं काम आए और आप इससे लाभ लें, आपके अंक बढ़ें, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये जो मेहनत हो वो सफल हो। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए लाभप्रद हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।